ब्रेन इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन क्यों है? हार्ट का भी कुछ कंट्रोल ब्रेन में है, सांस का भी कंट्रोल का एक सेंटर होता है जो ब्रेन में होता है। कि ब्रेन स्ट्रोक के क्या लक्षण है, किस कारण से ब्रेन स्ट्रोक होता है? ये ऐसी बीमारी है जिससे पूरा इंसान ही नहीं उनके परिवार पे बहुत असर हो सकता बताइए कि मिर्गी कितनी कॉमन है, किन लोगों में कॉमन है, क्यों होती है मिर्गी? है। जब पैदा हुआ टाइम पे रोया नहीं तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं गया और डैमेज हो गया, इसके कारण आ सकते हैं मिर्गी के गोदौरे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ एंड प्लग विद डॉक्टर पराग के नए एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आमतौर पे जो एक ब्रेन से संबंधित बीमारियां हैं, जिसमें स्ट्रोक है, माइग्रेन है, एपिलेप्सी है। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर निकिता मल्होत्रा, जो कि मेदांता मेडिसिटी में प्रैक्टिस कर रही हैं। और मैं फील करता हूं कि ये हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे दर्शकों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ब्रेन डिजीज के बारे में देंगी। स्वागत है आपको डॉक्टर निकिता। थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो डॉक्टर निकिता, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ब्रेन इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन क्यों है? सर बेसिकली जैसे हम सबको ही पता है, जो ब्रेन है कंपेयर टू दूसरे जो प्राणी है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड ह्यूमंस में है। हेंस ह्यूमंस ऑब्वियसली यही फीचर है जो बहुत से एनिमल्स से हमको चिंपैंजी या जो पहले कहते थे ना जो अर्ली एप्स, उनसे डिफरेंशिएट करता है। अब ये जो ब्रेन है जस्ट लाइक द हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? एक तो इसका पूरे हमारे शरीर का कंट्रोल है, मुझे ये हाथ उठाना है उसका कंट्रोल भी ब्रेन के थ्रू ही सिग्नल आता है, या मैं कोई गर्म आग है उससे बचना है वो कंट्रोल भी मेरा ब्रेन से ही आएगा। बाकी जो हम जैसे इंटेलिजेंस बोले या हमारी मेमोरी बोले, याददाश्त, उसकी भी जो स्टोरेज है वो भी सारी ब्रेन में ही है। बाकी मतलब हार्ट का भी कुछ कंट्रोल ब्रेन में है, सांस का भी कंट्रोल का एक सेंटर होता है जो ब्रेन में होता है। तो मतलब हेंस अगर इसका डैमेज हो जाए किसी भी कारण से, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे वो लकवा हो, चाहे वो ब्रेन में सूजन आ जाए, तो बॉडी का कोई भी काम हो सकता है हिस्सा पैरालाइज हो जाए या कमजोर पड़ जाए। तो डॉक्टर निकिता, ब्रेन की जो आमतौर पे कॉमन बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारियां हमारे इंडिया में कॉमन हैं? एक तो देखिए सबसे पहला जो नॉर्मल होता है माइग्रेन या किसी भी प्रकार का सिर दर्द, बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं मगर सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है उसमें से माइग्रेन होता है। ये भी कुछ ना कुछ ब्रेन के अंदर सिग्नल के कारण ही होता है, ये ब्रेन की बीमारी कह सकते हैं। दूसरा चीज जैसे आपने सर बोला मिर्गी के दौरे है ना, ये एपिलेप्सी भी कहते हैं, ये भी ब्रेन का ही रोग है। तीसरा बहुत कॉमन है पैरालाइज या लकवा या स्ट्रोक, ब्रेन क्लॉट जिसे कहते हैं। मेन तो ये है। फिर बीमारियां तो मतलब बहुत सारी है कि कोई डेफिशिएंसी हो, उसमें ब्रेन डेवलप ना हुआ हो, है ना, वो सब भी है ब्रेन। तो डॉक्टर निकिता, आज हम अपना पॉडकास्ट फोकस करेंगे स्ट्रोक के बारे में, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी भी है और इसके बारे में अवेयरनेस की भी कमी है। बिल्कुल, जिसे हम पैरालिसिस भी कहते हैं या फालिज आम तौर पे आम भाषा में कहा जाता है। और इसके बारे में सबसे जरूरी कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक मिनट कीमती होता है। तो हम डॉक्टर निकिता से जानेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक के क्या लक्षण हैं, किस कारण से ब्रेन स्ट्रोक होता है और कैसे एक आम परिवार में अगर किसी को स्ट्रोक होता है तो कैसे पहचाने कि ये स्ट्रोक हो सकता है और जल्दी से जल्दी वो मेडिकल फैसिलिटी ले पाए। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा मतलब ये बहुत आई थिंक स्टार्टिंग न्यूरो की इससे की जाए, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिससे पूरा इंसान ही नहीं उनके परिवार पे बहुत असर हो सकता है अगर पेशेंट बेड पे आ जाए। तो बेसिकली ब्रेन स्ट्रोक हम तब कहते हैं, या कई लोग जैसे आपने कहा फालिश कहते हैं, ब्रेन क्लॉटिंग कहते हैं, पैरालिसिस का अटैक बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो हमारे ब्रेन का खून का सप्लाई है उनकी नसों में अगर किसी तरह क्लॉटिंग हो जाए, वो बंद हो जाए, या दूसरे टाइप का एक और स्ट्रोक होता है, उसमें होता है कि वो नस फट जाए, तो उसे ब्लीडिंग कहते हैं। ये दो प्रकार होते हैं मेनली ब्रेन स्ट्रोक के। और ये जो होता है, और अब और जरूरी क्यों है जानना आजकल के समय में, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बुजुर्गों को, अब हम देख रहे हैं लेट 20s और बहुत सारे ब्रेन स्ट्रोक आ रहे हैं जो 30 और 40 साल की उम्र के लोगों को हो रहा है। बिल्कुल, तो इसलिए बिल्कुल जरूरी है के बारे में जानना। अब इनको पहचानने के लिए जैसे सर आपने कहा लक्षण, तो इसको मेन पहचानने के लक्षण को हम बी फास्ट कहते हैं कि ये सिनोनिम है। बी माने बैलेंस, माने किसी भी पेशेंट का अगर संतुलन बिगड़ रहा है, चलने में एकदम से लग रहा है बैलेंस प्रॉब्लम है, वो देखना है। दूसरा ई है आई,
मतलब अगर एकदम से आपकी रोशनी जा रही है या दिखना कम हो रहा है तो। तीसरा है फेस, मतलब अगर मुंह टेढ़ा हो रहा है एक साइड से। ए है आर्म, जैसे किसी एक साइड पे हाथ या पैर में कमजोरी आ रही। एस आपका स्पीच है, मतलब बोल नहीं पा रहे या बंदा कुछ बोल रहा है मगर सामने वाले को समझ नहीं आ रहा। एंड सबसे जरूरी चीज जो इंडिया में आई थिंक अवेयरनेस बहुत कम है और स्प्रेड करना है, वो है टाइम। मतलब इसका बहुत ही एक गोल्डन पीरियड होता है। मतलब बिल्कुल आवश्यक है कि हम पेशेंट और उसकी फैमिली ये पहचाने और तुरंत जो भी सबसे आसपास हॉस्पिटल हो, मगर मतलब ट्राई करने की स्ट्रोक वाला हॉस्पिटल हो, स्ट्रोक रेडी, जिसमें वो फैसिलिटीज हो जिसमें वो पेशेंट को कर सके। तो डॉक्टर निकिता, जैसे आपने बताया बी फास्ट एक दर्शकों के लिए बड़ा इजी है समझना। एक सिनोनिम, एक एब्रिविएशन तैयार कर दी, बी फास्ट। बैलेंस में कमी होना या कोई आई रोशनी जाना, आंखों की रोशनी जाना, बोलने में दिक्कत आना या वीकनेस आना, तो ऐसा कोई भी लक्षण अगर डेवलप हो रहा है तो तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी नियरेस्ट स्ट्रोक सेंटर या जहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो मैनेज कर सकते हैं उनके पास जाना चाहिए। तो डॉक्टर निकिता, आप बताइए कि ये जो स्ट्रोक है इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? सर देखिए, स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स पहले तो कहते थे कि एज के साथ होता है, वो तो एक है ही, मगर उसके अलावा जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं वो शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इनका कंट्रोल में ना रहना बहुत लंबे समय से। दूसरा ये जो स्मोकिंग, अल्कोहल, नशा, ये वाली चीजें। बाकी एक चीज जेनेटिक रिस्क फैक्टर भी होते हैं कि अच्छा अगर मेरी फैमिली में है, फादर को, मदर को, ग्रैंड पेरेंट्स को हुआ है यंग एज पे स्ट्रोक, तो हमें भी 30-40 इयर्स की एज में हो सकता है। बाकी अगर जैसे पेशेंट ऑलरेडी ब्लड थिनर्स पे है, हार्ट का पेशेंट, उसने गोली नहीं खाई, वो भी बहुत हाई रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए। और सिडेंट्री लाइफस्टाइल होना, अपने में मोटापा होना, फिर मोटापे के साथ एक बीमारी होती है खराटों की, जिसमें अच्छा ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं पहुंचता, स्लीप एपनिया, ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है स्ट्रोक का। तो अगर किसी को इस तरह के कोई लक्षण आते हैं तो पहला स्टेप क्या है? मतलब घर पे कोई ऐसी फर्स्ट एड दी जा सकती है या सपोज डॉक्टर की अवेलेबिलिटी पे टाइम है, घंटा 1.5 घंटा उसे लगेगा, तो इमीडिएटली क्या करना चाहिए ऐसे में? सब बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली जैसे हार्ट के पेशेंट में सबको लगता है एस्पिरिन खा लो जीभ के नीचे, मगर इसमें एस्पिरिन नहीं दे सकते क्योंकि हमें पता नहीं वो ब्लीडिंग है कि ब्रेन में क्लॉटिंग है, तो घर पे वो मेडिकेशन नहीं देना। इतना करना है कि जितनी देर में आपने एम्बुलेंस बुलाया है, अगर बहुत सीवियर है, सबसे पास हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं जहाँ जो लगता है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है, तब तक आप बीपी और शुगर नाप लीजिए। अगर बीपी बहुत आया, वो गोली खिलाने की कोशिश करिए, सिर्फ और सिर्फ अगर बंदा होश में। ये नहीं बेशुद्ध आप जबरदस्ती मुंह में गोली, वो भी नहीं करना है। सबसे बेस्ट स्ट्रोक में कि आप आइडेंटिफाई करें। अगर आपको लगता है मुंह टेढ़े के साथ, आप ये भी कर सकते हैं कि मरीज के दोनों हाथ आगे करवाइए, अगर एक हाथ नीचे को झुक रहा है, जो हम बहुत कॉमनली सबसे पहले हम भी यही चेक करते हैं, तो तुरंत अपने अस्पताल लेके जाइए, क्योंकि पता करके कि क्लॉटिंग है कि नस फटी है, उसके अकॉर्डिंग। और जैसे आपने कहा, अब ऐसा भी नहीं कि पहले कई क्या करता है, चाहे हल्का सा मुंह टेढ़ा है, टाइम घर पे ही बीतता रहेगा, फिर जब बढ़ेगा 8 घंटे बाद तब लेके जाएंगे, तब फायदा नहीं है। और फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है कि हर सेकंड पे मिलियंस ऑफ उसकी जो सेल्स होती हैं उसकी डेथ होती है, डैमेज होता है, और अगर एक बार डैमेज हो गया तो वापस नहीं ला सकते। तो जो सबसे जरूरी चीज दर्शकों को जरूरी है कि 4.5 घंटे, जो कि गोल्डन विंडो पीरियड होता है स्ट्रोक का, जिसमें कुछ किया जा सकता है, उसमें पेशेंट को पहुंचाना है। तो ऐसे में सपोज पेशेंट अनकॉन्शियस है या सडनली अनकॉन्शियस हो गया, तो मेरी ख्याल से लेटरल पोजीशन में ही शिफ्ट कराना बेटर होगा। बिल्कुल सर, उसमें ये रहता है एस्पिरेशन, मतलब धीरे धीरे वो थूक अपना फेफड़ों में जाके इन्फेक्शन होके एकदम से सांस फूल सकता है। तो एक साइड में लेटा सकते हैं मरीज को, बीपी, शुगर, मेजर वाइटल्स चेक कर सकते हैं और तुरंत अस्पताल। और ऐसे में मेरी ख्याल से जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, इमीडिएटली जो अवेलेबिलिटी के हिसाब से दिखाया, तो सीटी स्कैन एक सफिशिएंट है डिफरेंशिएट करने के लिए कि हेमरेजिक स्ट्रोक है या इस्कीमिक स्ट्रोक है। बिल्कुल सर, 2 हायर सेंटर्स में तो हम बड़ी और स्टडी करते हैं, मगर बेसिक कोई भी इंजेक्शन या ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले सीटी बेसिक जरूरी है। तो जिस सेंटर पे वो सीटी है, पता कर सकते हैं अच्छा ब्लीड है कि नहीं है। ब्लीड है तो उसका अपना मैनेजमेंट है, क्लॉटिंग है तो अपना है। अच्छा, अक्सर ना इस खासकर जो एक रूरल पॉपुलेशन है, इसमें ना एक छोटे
उन जगहों पे लोग ना ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के नाम पे कि फालिज का इलाज या लकड़ी का इलाज करते हैं। तो ये बेसिकली इतने मतलब पॉपुलर क्यों हैं? क्या कारण है कि लोगों का इन पे फेथ ज़्यादा है? मैं अक्सर देखता हूँ कि जैसे गांव में किसी को हुआ तो कहते फला जगह लेके चले जाओ, वहीं इसका इलाज है। ऐसा क्यों है? सर देखिए, बेसिकली ये तो जब स्ट्रोक होता है उस वक्त नस का खून जो नहीं पहुंचा वो डैमेज हो गया। अब वो फालिश में स्टेरॉइड मिक्स करके दें, फिजियोथेरेपी करवाएं, या ये स्ट्रोक अपना नेचुरली ही खुद से ठीक हो जाता है। तो पेशेंट को क्या लगता है कि उस देसी दवाई या उससे ठीक हुआ, मगर एक्चुअल में या तो खुद ठीक होना होता है इसलिए हुआ, या उन्होंने कोई स्टेरॉइड मिक्स किया जिससे सूजन वगैरह थोड़ा कम। मगर प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं है। वो पेशेंट ने उस बार देसी दवाई लिया, हमारे पास कितना मरीज आता है अस्पताल में ओपीडी में जो कहते हैं हमें पहले भी 1 या 2 बार हो चुके, तब हमने देसी दवाई अब तीसरी बार हुआ, और तीसरा वाला क्रिटिकल होके आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम मेरी ख्याल से मुझे लगता है कि टीआईए जो होता होगा उसके बेसिस पे ये लोग मतलब एप्रिसिएशन ले लेते हैं कि टीआईए सेल्फ रिजॉल्व हो जाता है, तो सोचते हैं कि देसी इलाज से वो ठीक हो गया। टीआईए के बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि टीआईए क्या है? सर टीआई माने ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक। ये बेसिकली माइनर फॉर्म ऑफ स्ट्रोक है, या जैसे हम कहते हैं प्रिकर्सर, स्ट्रोक आने की चेतावनी है। अगर जैसे किसी को अगर आज टीआई आता है जो बी फास्ट हमने कहा, मगर वो आके 15 मिनट में या 10 मिनट में ठीक हो जाता है, मगर ये तब भी इसको इम्पोर्टेंट क्यों लेना है, इसको क्यों इम्पोर्टेंस देना है? ऐसा नहीं, घर बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि हाँ 7 दिन पहले ये हुआ था, ठीक हुआ तो हम कहीं गए नहीं, फिर वो 7 दिन बाद हमारे पास आते हैं लकवा लेके, क्योंकि ये चेतावनी होती है कि लकवा आने वाला है। इसलिए उस टीआई का भी पूरा अच्छे नियमित तौर से जांचें होनी चाहिए और पूरा ढंग से ट्रीटमेंट होना चाहिए। सपोज मतलब क्लॉटिंग की वजह से तो ब्लड थिनर्स वो चालू हो जाने चाहिए ताकि वो परमानेंट स्ट्रोक में ना कन्वर्ट हो जाए। और एक बार स्ट्रोक डेवलप हो गया तो कोई भरोसा नहीं है कि पूरी रिकवरी हो पाएगी, पूरा फंक्शनल कैपेसिटी आ पाएगी नहीं आ पाएगी, या कई बार जो है पेशेंट्स बेड रिडन भी हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है अगर किसी को टीआईए भी होता है तो भी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके पूरी जांच कराना और उसके प्रिवेंशन के लिए कि कोई स्ट्रोक ना हो जाए वो दवाइयाँ चालू हो जानी चाहिए। तो जैसे डॉक्टर निकिता ने बताया कि स्ट्रोक के आमतौर पे 2 कारण होते हैं, या तो नस का बंद होना, क्लॉट जमना, या फिर नस का फटना। तो डॉक्टर निकिता इनके ट्रीटमेंट किस टाइप से होते हैं? मतलब एडवांस जो ट्रीटमेंट है, सपोज किसी को इस्केमिक स्ट्रोक होता है, क्लॉट आता है, तो उसके लिए कितने टाइम के अंदर ट्रीटमेंट चालू हो जाने चाहिए और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं? तो जैसे ब्रेन क्लॉट है अगर इश्केमिक स्ट्रोक, तो डिपेंड करता है पेशेंट हॉस्पिटल कितने टाइम में पहुंचता है। अगर तो वो 4.5 घंटे में पहुंच जाता है और हम थोड़ी चीजें और रूल आउट करते हैं कि उस वक्त उन्हें और कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रही या कुछ वैसे रिस्क फैक्टर्स नहीं है ब्लीडिंग के, तो एक क्लॉट बस्टर करके इंजेक्शन आता है जिसे ऑल्टीप्लेस कहते हैं, या टेनेक्टिप्लेस भी अब आजकल आ रहा है। ये बेसिकली इंजेक्शन 4.5 घंटे में ही दिया जा सकता है। तो इससे हम इंजेक्शन देने से कोशिश करते हैं जो क्लॉटिंग हुआ है वो टूट जाए या डिसॉल्व हो जाए। कभी कभी पूरा इम्प्रूवमेंट होता है, कई केसेस में हो सकता है थोड़ा कम इम्प्रूवमेंट हो, मगर होता जरूर है। उसके अलावा अब जैसे जैसे एडवांसेस हो रही है, अगर छोटी सी नस बंद है तो यही देना है। अगर बड़ी वाली नस है, खून की है, तो उसमें एक बहुत अच्छा मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करके है। ये 24 घंटे तक, अकॉर्डिंग टू हर केस टू केस अलग होता है। मैक्सिमम बेनिफिट शुरू में होता है, मगर 24 घंटे तक उसको क्लॉट को तार के माध्यम से डाल के, जैसे एंजियोग्राफी करते हैं, वो क्लॉट को खींच लेते हैं बाहर, तो क्या वो पूरा ब्रेन का सप्लाई खुल जाता है। अगर वो ना खुले तो पूरा डैमेज होगा, और खुल जाएगा तो पेशेंट बच सकता है डैमेज से। तो ये 2 चीजें उसके लिए। मगर अगर पेशेंट जैसे शुरू के दिन में नहीं आता है, हमारे पास 4 दिन बाद आता है, तब हम पेशेंट को यही समझाते हैं कि जो डैमेज हो चुका है उसके लिए दवाइयों में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर कोई भी डॉक्टर, कोई देसी दवाई वाला डॉक्टर आपको कह रहा है मैं ये ठीक कर दूंगा, वो गलत है, क्योंकि वो वाली सेल्स डैमेज हो चुकी हैं। उसके लिए सिर्फ एंड सिर्फ पहले के 4 से 6 महीने बहुत अच्छी फिजियोथेरेपी ही उन सेल्स को फिर से आसपास की सेल ज्यादा काम करके ठीक कर सकती हैं। तब हम जो गोलियां देते हैं, ब्लड थिनर, इकोस्प्रिन हो गया या क्लोपिडोग्रेल हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि अगली बार लकवा ना, प्रिवेंशन के लिए। तो जो पेशेंट्स को लगता है कि अरे हमने तो 1 हफ्ते से गोली खा रहे हैं इकोस्प्रिन, तो पैरालाइज ठीक क्यों नहीं हो रहा, तो समझने की जरूरत है जो वो पैरालिसिस है वो सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी से होगा। उसका भी असर 4 से 6 से 8 महीने हफ्ते में आएगा। मतलब फिजियोथेरेपी इज बेसिकली रिहैबिलिटेशन। जो डैमेज हो चुका है वो दोबारा से
नहीं बनेंगे सेल्स, एक बार डैमेज हो गए हैं तो इसलिए बहुत जरूरी है टाइम की इंपॉर्टेंस। जैसे हार्ट अटैक के केसेस में आपने सुना होगा कि थक्का गुलाने का इंजेक्शन दिया जाता है, टाइम 6 घंटे के अंदर या कुछ केस में 12 घंटे के अंदर। ऐसी ब्रेन के केस में और भी जरूरी है कि 4.5 घंटे के अंदर अंदर अगर इस्कीमिक स्ट्रोक है, क्लॉट आया है, तो वो इंजेक्शन लग जाना चाहिए या फिर थ्रोम्बेक्टमी हो जानी चाहिए। तभी संभव है कि नियर नॉर्मल रिकवरी हो सकती है। अदरवाइज एक बार डैमेज हो गया है, वंस डैमेज फॉर एवर, एंड देन मे बी जो हम लोग पढ़ते थे इन न्यूरोलॉजी के केसेस, रिकवरी डिपेंड्स ऑन द ग्रेस ऑफ गॉड। बिल्कुल सर। तो ये बहुत जरूरी है। अवेयरनेस की कमी भी है हालांकि, पर लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि कभी भी कोई स्ट्रोक के सिम्टम जो भी फास्ट डॉक्टर निकिता ने बताए, इस तरह का अगर कोई भी लक्षण है तो तुरंत एक अच्छे सेंटर पे जाएं और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट चालू होना करवा दिया जाना चाहिए, ताकि नियर नॉर्मल या बेस्ट पॉसिबल रिकवरी संभव हो। दूसरा जो हेमरेजिक स्ट्रोक है, जिसमें दिमाग की नस फटती है, आमतौर पे एक्सीडेंट हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, उसकी वजह से वो नस फटती है। उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं हमारे पास? उसमें ऐसा नहीं है कि कोई इंजेक्शन वगैरह दे सकते हैं, मगर हाँ उसमें भी डिपेंड करता है साइज ऑफ ब्लीडिंग पे कि कितनी नस फटी है, छोटा सा ही खून बहा है या बहुत ज्यादा। क्योंकि जब एक दिमाग तो एक बंद जगह की तरह है, जब इसमें बहुत ज्यादा खून बह जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो उस केस में तो सर्जरी करनी पड़ती है उस खून को थोड़ा सा रिमूव करने के लिए। अगर छोटा सा है तो बस इतना ही करना होता है कि बीपी को कंट्रोल में रखना है और सूजन की दवाइयाँ शुरू के 1-2 दिन दे सकते हैं। तो बेसिक उसमें यही है, शुरू के 3 दिन होता है कि दिमाग में सूजन बढ़ के मरीज का होश कम हो सकता है। और कुछ जगह अगर ऐसी हो ब्लीडिंग बिल्कुल दिमाग के ऊपरी हिस्से में हो, तब मिर्गी के दौरे की गोली भी दे सकते हैं। ओके, तो जैसा कि हमने जाना कि स्ट्रोक के केसेस में या पैरालिसिस के केस में 1-1 मिनट कीमती होता है, और इसके लक्षण भी डॉक्टर निकिता ने बताया, इसका ट्रीटमेंट भी बताया। अब डॉक्टर निकिता हमारे दर्शकों को बताइए, स्ट्रोक प्रिवेंशन में क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे मैं देखता हूँ कि इंडिया में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया बहुत कॉमन है, हार्ट डिजीज भी इनफैक्ट बहुत कॉमन है, ऐसी स्ट्रोक भी कॉमन है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि स्ट्रोक से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सर जैसे पता है, इसके जो जैसे हमने रिस्क फैक्टर्स डिस्कस किए थे, बेसिकली उनको ही अच्छे से कंट्रोल में करना है। जैसे पहली सबसे कॉमन हो गया शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल। तो बहुत मरीज हम देखते हैं आते हैं जिनका जब शुगर बढ़ा कुछ सालों पहले, तो कुछ महीने तो गोली ले लेंगे, फिर गोली ले लेते उन्हें लगता है कि भाई मेरा तो शुगर कंट्रोल है, तो छोड़ देते कि शुगर तो कंट्रोल हो गया था, मगर ऐसा नहीं होता है। उसके बाद वो फिर से बढ़ेगा और फिर बढ़ के अंदर जो ऐसा डैमेज करेगा तो हो सकता है कुछ सालों बाद ही दिखे। तो शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की गोली रेगुलर लेना, टाइमली उनका चेकअप करवाना, मे बी वंस इन ईयर, मे बी वंस इन 6 मंथ्स। दूसरा चीज है, जैसे आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा नशे की चीजें, स्मोकिंग, अल्कोहल, हो सकता है स्ट्रेस रिलेटेड के कारण या और प्रकार के नशे, तो ये सब बिल्कुल अवॉइड करना। या बहुत हमारे पास पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो 20-20 साल से ले रहे हैं, हम छोड़ नहीं पा रहे, तो इसके लिए भी डॉक्टर्स हैं, इसके लिए भी दवाइयां हैं जो छोड़ने में हेल्प करें। तो वो अंदर से बस मोटिवेशन मरीज को लानी है, बाकी सब हेल्प है। तीसरा, हम देख रहे हैं आजकल जमाने में कि बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लोग एक्टिविटी करते नहीं है, बैठ के काम, कंप्यूटर के आगे काम, तो ओबेसिटी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, इसके कारण भी होता है। तो बिल्कुल एक एक्टिव लाइफस्टाइल, सब फिजिकल एक्सरसाइज करना, चाहे वो वॉक हो, योगा हो, जिम जाना हो, चाहे तुम्हारा कोई इंटरेस्ट का डांस जैसा ही चीज हो, मगर फिजिकल एक्टिविटी ऑफ 45 मिनट्स इज नेसेसरी, मिनिमम हफ्ते में 3 बार करना। बाकी जो गोली ले रहे हैं जैसे हार्ट की, वो सब टाइमली लेना। तो ये सारी सब चीजें हम कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से मतलब एक आम इंसान के मुकाबले जो डायबिटिक है उनमें कई फोल्ड ज्यादा चांसेस हैं, रिस्क ज्यादा है स्ट्रोक का। बिल्कुल, जैसे कि हार्ट अटैक का रिस्क भी 4-5 टाइम्स ज्यादा मानते हैं, ऐसे मेरे ख्याल से स्ट्रोक का भी बिल्कुल, क्योंकि सर खून की नसें तो वही है, चाहे वो हार्ट की हो। तो जो प्लाक जमा होता है, चिकनाई, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल के कारण, वो अगर किसी का 3 वेसल हार्ट में ब्लॉक्ड है तो पक्का अगर वो अपना टेस्ट करवाएगा तो ब्रेन की नसें भी सुकड़ी हुई होंगी। तो डॉक्टर निकिता ने आज हमारे दर्शकों को बड़ी अच्छी और आसान भाषा में स्ट्रोक या पैरालिसिस के बारे में जानकारी दी, और जो जिसके लिए मुझे लगता है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। हर एक परिवार में, हर एक एडल्ट को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि स्ट्रोक क्या है और कैसे इसे अगर हो जाता है तो विद इन टाइम पहुँच के कैसे हम बेस्ट पॉसिबल रिकवरी
अटेंड कर सकते हैं या पेशेंट को दे सकते हैं। डॉक्टर निकिता, हमारे दर्शकों को बताइए माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन किस तरह का दर्द होता है, किन लोगों में वो कॉमन है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है? सर, माइग्रेन एक हेडेक का फॉर्म है, प्राइमरी हेडेक कहते हैं इसे बेसिकली। इसमें बेसिकली कुछ तो केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन में इरिटेट करते हैं नर्व्स को, अगर हम समझे कि क्यों होता है। अब इसके लक्षण जो हैं पहचानने के लिए यूजुअली कहते हैं कि आधे हिस्से सिर में होता है, मगर कई लोगों में पूरे में, कईयों में आगे भी हो सकता है। मेन होता है इसका जो नेचर होता है वो बिल्कुल ऐसे पल्सेटिंग, मतलब नस के दर्द की तरह होता है। दूसरा, धूप में जाने से, शोर शराबे से, तेज लाइट से ये सिर दर्द बढ़ता है। उल्टी जैसा मन आना, उबकाई या उल्टी आ जाना, ये वाले भी इसके ही लक्षण हैं। फिर बहुत कॉमन इन सब के प्रेसिपिटेटिंग, मतलब जिन चीजों से बढ़ता है, जैसे परफ्यूम की स्मेल होना, टाइम पे खाना ना खाना या फास्ट रखना, कम सोना, या कई लोगों को कुछ खाने की बदबू या खुशबू से भी ये ट्रिगर हो जाता है। या फीमेल्स हैं तो मेंसेस के टाइम पे भी ये सिर दर्द बढ़ जाता है। प्लस ऑब्वियसली आजकल जैसे स्ट्रेस है इतना, तो होता है थोड़ा बहुत अंडरलाइन, उन्हें माइग्रेन होता है पेशेंट को, फिर इतना स्ट्रेस, मन उदासी रहना, इन चीजों से भी वो सिर दर्द बढ़ जाता है। और मैंने मतलब प्रैक्टिस में आम तौर पे देखा है कि लोग कहते हैं जी गैस दिमाग पे टक्कर मार रही है। प्रॉब्ली शायद वो माइग्रेन होता है जिसमें वो नौजिया वाली फीलिंग को वो फील करते हैं, गैस जो है वो दिमाग पे चढ़ गई। ऐसा कुछ नहीं है, वो मेजॉरिटी केसेस में माइग्रेन के ही लक्षण होते हैं और उसका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए तो काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं हम। सब बहुत मतलब उसके प्रॉपर अच्छे से अगर फॉलो किया जाए तो हो सकता है कभी 2-3 महीने में एक बार ट्रिगर हो जाए मतलब बहुत अच्छे से कंट्रोल। इसलिए माइग्रेन के पेशेंट को समझाते हैं कि आपको अपनी बीमारी से एक स्टेप आगे रहना है ताकि वो अटैक आए ही ना। प्रिवेंटिव बहुत अच्छी दवाइयां हैं प्रिवेंटिव प्रोफाइलेक्सिस के लिए हैं कि अगर वो रेगुलर लेते हैं तो इस तरह के अटैक्स नहीं होंगे। तीसरा जो टॉपिक है डॉक्टर निकिता, वो एपिलेप्सी के बारे में या मिर्गी के बारे में। हमारे दर्शकों को बताइए कि मिर्गी कितनी कॉमन है, किन लोगों में कॉमन है, क्यों होती है मिर्गी, और इसके आमतौर पे बहुत सारी दवाइयां हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, और क्या एडवांसेस हैं। कुछ केसेस में मैंने देखा है कि वो लोग 2-2, 3-3 दवाई खा रहे हैं फिर भी वो दौरे पड़ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या एडवांसमेंट आया है हमारे? सर, मिर्गी के दौरे बेसिकली बहुत जैसे कॉमन सबको यही लगता है कि भाई हमारी तो बचपन से तो नहीं है, तो ये मिर्गी का दौरा कैसे हो सकता है। तो नो डाउट मिर्गी के दौरे एक बहुत मेजर फैक्टर होता है जेनेटिक कि फैमिली में और भी लोगों को है या वैसे इसलिए बचपन से है, मगर इसके कारण बहुत अन्य भी कारण है जिसके कारण ये मिर्गी के। एक बहुत कॉमन होता है कि बच्चा जब पैदा हुआ टाइम पे रोया नहीं, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं गया और डैमेज हो गया, इसके कारण आ सकते हैं मिर्गी के दौरे। इसे हाइपोक्सिक डैमेज कहते हैं। इसके अलावा किसी को कीड़ा है ब्रेन में, कोई ट्यूमर है, कोई गांठ है, उसके कारण आ सकते हैं। कईयों का होता है बाय बर्थ ही ब्रेन का एक हिस्सा अच्छे से बना नहीं है, इसके कारण आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेनेटिक होता है कि बचपन से पैदा होते से ही है तो है, नहीं तो मिर्गी का नहीं, वो कभी भी डेवलप हो सकता है। बिल्कुल, कभी भी, वो 20 की एज में, 30, बल्कि एक कुछ होता है लेट ऑनसेट एपिलेप्सी, मतलब बड़े लोगों को आफ्टर 70 इयर्स को, यूजुअली जो डायबिटिक, हाइपरटेंसिव हो, कुछ कार्डियक हिस्ट्री हो, उनको भी हमने देखा है सीजर्स होते हैं। तो और कौन सा एज ग्रुप है ऐसा नहीं है, बच्चों में अलग कारण होते हैं। कई मिर्गी के दौरे होते हैं जो 10 to 20 में स्टार्ट होते हैं, यूजुअली जेनेटिक होते हैं। 20 to 50 में यूजुअली स्ट्रोक के कारण हो या वो पहले वाला ही जेनेटिक हो जो अब लेट आया है, और बड़े लोगों में भी जो इनमें शुगर बीपी होता है। और मेरी ख्याल से काफी अच्छी दवाइयां हैं, अगर रेगुलर पेशेंट लेता है तो फिर वो प्रिवेंट कर सकते हैं हम। बिल्कुल सर, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है इतनी दवाइयां बन रही हैं, एंड हर दवाई पिछली वाली से बेटर है। जैसे पहले सिर्फ एप्टोइन दिया जाता था, हर पेशेंट को एप्टोइन दे दिया पुड़ियों में पैक करके, और उसके बाद लेविपिल आया, अब उसके भी और भी आ रही है दवाइयां जिनके साइड इफेक्ट्स भी कम है, और पेशेंट रेगुलरली लेता रहे तो खुद से छोड़े ना, तो कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। अच्छा, जिन लोगों को मिर्गी का दौरा पड़ता है या इस तरह की बीमारी है, तो उसके लिए प्रिकॉशंस आप बताइए कि खासकर फैमिली मेंबर्स को किन चीज़ों के बारे में अटेंटिव रहना है, इस तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं कि कोई देखिए मिर्गी के दौरे से जो नुकसान है वो एक अलग है, लेकिन एट टाइम्स एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, कहीं से चोट लग सकती है, गिर सकता है, या कोई ड्राइव कर रहा है उस वक्त मिर्गी का दौरा पड़ जाए। तो इस तरह के प्रिकॉशंस आप हमारे दर्शकों को बताइए जिन फैमिली में इस तरह के पेशेंट्स हैं।
सर एक तो है प्रिवेंटिव प्रिकॉशंस कि अगर पेशेंट को पता है उसे मिर्गी के दौरे की है तो उसे क्या क्या करना है, और एक है जब आ रहा है तो क्या करना है। प्रिवेंटिव में सर बेसिकली एक तो अपनी गोली टाइम पे खाना है। मे बी 15-20 मिनट इधर उधर होने से इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर हाँ वो गोली 4 घंटे बाद खा रहे हैं तो फर्क जरूर पड़ सकता है। तो गोली टाइम पे, फिर पेशेंट आएगा कि हमारी गोली 2 दिन से बंद खत्म हो गई थी तो दौरा आ गया। तो पेशेंट्स को, फैमिलीज को समझना है कि जो पत्ता का स्ट्रिप दिख रहा है आपको, आप खत्म होने से पहले ही नेक्स्ट लेके आइए। नेक्स्ट, फ्लैशेस ऑफ लाइट अवॉइड करने हैं। हॉल में मूवी देखना या रात को बंद अंधेरे कमरे में लाइट इसको मोबाइल को देखना, बहुत स्क्रीन टाइम उसको अवॉइड करना है। फिर इसमें दूसरी चीज होती है कि अल्कोहल वगैरह का इंटेक नहीं करना है। डिक्रीज स्लीप, कम सोने से कहते हैं कि ट्रिगर हो जाता है कि बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, कम सो रहे हैं, तो मिर्गी का दौरा गोली लेने के बावजूद प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो सर ये चीजें तो है कि जो पेशेंट पहले कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब पेशेंट की फैमिली के सामने दौरा आ रहा है या उसके फ्रेंड्स के सामने जिनको पता है, या किसी भी नॉर्मल बाय स्टैंडर्ड के लिए पेशेंट को सबसे पहले लैटरल पोजीशन में लेटाना है, एक तरफ लिटा दें उसे बिल्कुल, और सिर के नीचे कुछ सपोर्ट देने के लिए अगर रख सकते हैं पिल्लो या कुछ भी एक सॉफ्ट, ताकि उसका इंजरी ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जब वो दांत बीचते हैं तो अपनी उंगली बीच में नहीं देना है। ये बहुत कॉमन लोग खोलने की कोशिश करते हैं या चम्मच देने की कोशिश करते हैं, कुछ सुंघाने की, वो सब नहीं करना है। बस लैटरली लेटाना है, एक तरफा, कोई सपोर्ट देना है। आसपास किसी चीजों से उनको इंजरी हो सकती है वो चीजें हटानी है, और वो खुद दौरा आधे मिनट में बंद हो जाएगा। और ऑब्वियसली एम्बुलेंस को बुलाना है। अगर पेशेंट रेगुलर फॉलो पे है तो उन्हें पता होगा एक नेजल स्प्रे होता है। जिस दौरान दौरा आ रहा है तो उसके फैमिली मेंबर्स दोनों नाक में वो स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे भी दौरा अब रुक जाएगा। और फिर अपने ऑब्वियसली डॉक्टर को जाके दिखाना। अच्छा डॉक्टर निकिता, एक बहुत कॉमन सी मतलब प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग कि जिन लोगों को ये एपिलेप्सी की या मिर्गी की प्रॉब्लम है, उन्हें ड्राइविंग करनी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए ड्राइविंग, और मतलब क्या प्रिकॉशंस उन्हें लेने चाहिए? ये ना सर हर कंट्री का, कई कंट्रीज ने तो रूल बनाया हुआ है कि अच्छा इतने मंथ्स इतने ईयर। कोई इंडिया में वैसे रूल नहीं है, बट यूजुअली कहते हैं दौरा आने के एटलीस्ट 6 मंथ्स तक तो ड्राइव नहीं करना चाहिए। कई डॉक्टर्स हो सकता है 1 ईयर बोले, अभी उसके लिए भी गाइडलाइन बन रही है, मगर हाँ 6 मंथ्स तक तो एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। फिर हम उन पेशेंट्स को ये भी कहते हैं कि हाइट्स पे और स्विमिंग पूल में भी सुपरवाइज्ड ही जाना है। तो ये वाली चीजें प्रिकॉशंस करनी। और ड्राइविंग के साथ तो देखिए जितना रिस्क मतलब उस पेशेंट को है, सपोज ड्राइविंग के वक्त कोई दौरा पड़ गया तो उसकी लाइफ के लिए रिस्क है, और साथ साथ जो पैसेंजर्स हैं उसके साथ साथ जो गाड़ी में और लोग सवारियां हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर्स या वो प्रोफेशनल ड्राइवर है, तो वो भी एक एट रिस्क हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी को अगर मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो उसे डॉक्टर की सलाह के बिना ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सर। दूसरा डॉक्टर निकिता, कुछ पेशेंट्स को देखा गया है कि 2-2, 3-3 दवाइयाँ चल रही हैं फिर भी उन्हें फिट्स पड़ते रहते हैं, तो उसके लिए कुछ एडवांसेस आए हैं, कुछ इस तरह की ब्रेन थेरेपीज आई हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो उस पेशेंट का पूरा इवैल्यूएशन होना चाहिए कि जो दवाइयाँ वो ले रहे हैं, इसे हम ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी कहते हैं। कि 2 दवाइयाँ अच्छे डोज में लेने के बावजूद, तो सबसे पहले हमें चेक करना है डोज ठीक है कि नहीं। कभी कभी अंडर डोजेज होता है तो हमें लगता है अच्छा इसका सर्जरी कर दो, पहले वो डोज ठीक होना चाहिए, उसके बावजूद भी आ रहा है तो हम पेशेंट का इवैल्यूएशन करते हैं। आजकल इतने एडवांसेस आ गए हैं, MRI ब्रेन एक एपिलेप्सी प्रोटोकॉल होता है, उसके बाद पेट स्कैन होता है, फिर वीडियो EEG जिसमें पेशेंट का EEG जिसमें सिर पे वो तारे लगाकर मॉनिटर करते हैं लंबे टाइम तक, और हम देखते हैं कि किस हिस्से से दौरे आ रहे हैं। कई ये मिर्गी के दौरे की तो सर्जरी नहीं हो सकती है, मगर जिसमें MRI में मिल जाए या वो वीडियो EEG में मिल जाए तो वो वाला हिस्सा का रिसेक्शन, मतलब वो हिस्सा निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर। तो इसे इन एपिलेप्सी सर्जरीज कहते हैं। सबसे कॉमन एक MTS मीजियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस करके होता है, इसके लिए की जाती है, मगर आजकल विद एडवांसमेंट ये और भी कंडीशंस में की जाती है। तो उससे क्या फायदा होता है, पेशेंट की गोलियां भी बहुत कम हो जाती है, उसके दौरे भी कंट्रोल हो जाते हैं, जो कि नहीं तो पेशेंट को ही नहीं पूरी फैमिली को भी तंग करते हैं। डॉक्टर निकिता, एक और कॉमन समस्या मैं देखता हूँ या जो पैटर्न है, मतलब न्यूरो के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन या कंफ्यूजन है हमारी सोसाइटी में। जो साइकेट्रिक पेशेंट है, जो साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए वो न्यूरोसर्जन के पास पहुंच जाता है,
जिसे न्यूरोलॉजिस्ट से इलाज कराना चाहिए वो साइकेट्रिस्ट के पास पहुंच जाता है। तो मानसिक रोग, मस्तिष्क रोग में क्या डिफरेंस है और एक्चुअल में ये क्या क्या मतलब जो डोमेन है, किसका क्या डोमेन है, किस तरह की बीमारियों को किसे ट्रीट करना चाहिए? बिल्कुल आपने आई थिंक ठीक पकड़ा, ये चीज बहुत कॉमन है ओपीडी में। न्यूरोलॉजी में सर जैसे हम बात कर रहे थे अभी, स्ट्रोक है, आपका माइग्रेन हो गया, एपिलेप्सी हो गया, नर्व्स की बीमारी, झंझनाहट वगैरह होना, वो सब न्यूरो में आता है। बैक पेन वगैरह भी हम देखते हैं। न्यूरो सर्जन्स बैक पेन, स्पाइन का पेन वो तो देखते ही हैं। उनका मेन रोल ट्यूमर है, सर्जरी करना है, या ये बैक पेन में जहाँ डिस्क होता है सर्जरी करना है, तो बेसिकली वो न्यूरो सर्जन का है। एंड साइकेट्री का तो सर रोल बेसिकली मानसिक मतलब तनाव है, मन उदास है, ऑर्गेनिक डिजीज नहीं है, बिल्कुल जहाँ कोई भी मतलब माइग्रेन या ऐसी वाली चीजें हम देखते हैं पेशेंट साइकेट्रिस्ट से ले रहा है। तो बेसिकली जहाँ तनाव है, मन उदास है, घबराहट हो रही है, घबराहट के कारण या लड़ाइयों के कारण डिप्रेशन आ रहा है, वो वाला चीजें जहाँ मानसिक रोग बेसिकली, बिल्कुल जैसे आप बंदा कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है बिना बात पे, दिमाग चल जाना जिसे कहते हैं, बिल्कुल ये साइकेट्रिक, ये बिल्कुल। जबकि कई बीमारियां होती है जैसे न्यूरो में भी जैसे लोगों को भूलने की बीमारियां होती हैं जो यूजुअली 60 इयर्स के बाद को होते हैं, जैसे डिमेंशिया आपने कहा, उसमें भी थोड़ा बहुत हो सकता है पेशेंट को इधर उधर की चीजें दिख रही हो, सुन रही हो, मगर विदाउट दैट जिसको वो डिमेंशिया नहीं है, पर से बस यहाँ वहाँ की चीजें दिख रही हैं, वो सब साइकेट्री में आता है। तो बेसिकली ये क्लैरिटी पेशेंट को, आम जनता को फैलना ना, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है वो गलत डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर ट्रीटमेंट लंबा चलता रहता है, ना आराम मिलता है एंड रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। और न्यूरो के नाम पे कंफ्यूज होते हैं कि भाई न्यूरो मतलब दिमाग, तो ये बहुत जरूरी है। 3 अलग अलग टाइप की बीमारियां, इसके लिए अलग डॉक्टर्स हैं। न्यूरोलॉजिस्ट का रोल अलग है, साइकेट्रिस्ट का अलग है, न्यूरोसर्जन का रोल अलग है। तो आज के इस एपिसोड में डॉक्टर निकिता ने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, पैरालिसिस के बारे में, माइग्रेन के बारे में, मिर्गीज और एपिलेप्सी के बारे में। और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, किसी भ्रांति में या इधर उधर की सुनी बातों में ना जाए। बहुत ही अवेयरनेस और एक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे केसेस में। डॉक्टर निकिता, आज हमारे दर्शकों को इस जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इससे इंफॉर्मेशन से लाभ होगा, अवेयरनेस बढ़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने लव्ड वन से शेयर करें। थैंक यू।